वैसे तो आज का टॉपिक जैनिज्म है, पर शुरू करते हैं एक कहानी से। एक बार एक गांव में 5 अंधे लोग, जिन्होंने कभी किसी एलिफेंट को नहीं देखा, उसके सामने रखा जाता है और फिर पांचों लोगों को उस एलिफेंट के अलग अलग पार्ट्स को छूने के लिए कहा जाता है और फिर पांचों लोगों ने उस हाथी को छू के अपने विवरण को बताया कि ये इस तरीके का है। तो एक व्यक्ति जिन्होंने हाथी के ट्रंक को, जो उसका सूंड होता है ना, उसको जिसने पकड़ा था, उसने बोला कि दिस इज द ट्रंक, ये किसी पेड़ का ट्रंक है, कोई पेड़ है ये। दूसरे इंसान जिन्होंने उस हाथी के पूंछ को पकड़ा था, उन्होंने कहा कि ये तो रस्सी है। फिर जिस इंसान ने उस हाथी के पेट को पकड़ा, जो बॉडी को पकड़ा, उसने कहा कि एक बहुत बड़ा दीवार है। जिस इंसान ने हाथी के पैर को पकड़ा, उसने कहा ये तो कोई पिलर है। और फिर जिसने हाथी के कान को पकड़ा, उसने कहा कि ये एक बहुत बड़ा फैन है। अब बताइए, पांचों में से किसका डिस्क्रिप्शन सही है? पांचों लोग अपनी अपनी जगह पे उनको लगता है कि यही सही है, तो पांचों में से किसका डिस्क्रिप्शन सही है? तो उस समय वहां पे एक 6th पर्सन आते हैं और उन्होंने कहा कि पार्शियली सब लोगों ने जो देखा उनके हिसाब से वो करेक्ट है, लेकिन पार्शियली ये चीज है। तो कोई एक व्यू पॉइंट बाकी व्यू पॉइंट को कंसिडर किए बिना कंप्लीट नहीं हो सकता है। दिस इज द फिलॉसफी ऑफ अनेकांतवाद। अगर ट्रुथ का एक सही जानकारी रखना हो तो उसको अलग अलग व्यू पॉइंट से देखना जरूरी है। इसीलिए सरल भाषा में कहते हैं ना कि आंखों देखा और कानों सुना बात हमेशा सच नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसमें सभी व्यू पॉइंट्स जो है एक साथ, आप उस समय वहां पे थे, एक साथ सभी व्यू पॉइंट्स वहां पे क्लब शायद नहीं होता हो। जैनिज्म इज द रिलीजन जिसको वर्ल्ड के मोस्ट पीसफुल रिलीजन में कहा गया है। जैनिज्म में, क्योंकि मे बी बिकॉज ऑफ द अनेकांतवाद फिलोसफी, आपको नहीं दिखाई देगा कि किसी के साथ बहस कर रहे हैं, किसी को कन्विंस करने का कोशिश कर रहे हैं, किसी को कुछ ये सब दिखाई नहीं देता है। क्यों? क्योंकि आपका व्यू पॉइंट भी सही है, मेरा व्यू पॉइंट भी सही है, दोनों का व्यू पॉइंट एट द सेम टाइम करेक्ट हो सकता है। जैसे कि आपने रिलीजन्स में एक क्रिएटर के बारे में सुना होगा कि इस पूरे ब्रह्मांड को किन्होंने बनाया है। जैनिज्म में ऐसा क्रिएटर फिलॉसफी को नहीं मानते हैं। तो क्या कोई क्रिएटर है ही नहीं? अब एक और थ्योरी है, यहाँ पे मैं आउट ऑफ द बॉक्स एक थ्योरी कनेक्ट कर रही हूँ कि अगर क्रिएटर ने यूनिवर्स को बनाया तो क्रिएटर को किन्होंने बनाया? ये आज के समय पे कुछ लोग क्वेश्चन करते हुए नजर आते हैं। तो जो जैनिज्म है, जैनिज्म में क्या है कि यूनिवर्स एग्जिस्ट इटसेल्फ, ये क्रिएशन है जो अपने आप में चल रहा है। तो पोस्ट वैदिक पीरियड में हमने देखा कि जहां ऋग्वेदिक पीरियड में लोपमुद्रा, आपको याद होगा कल के क्वेश्चंस में भी आया था, एग्जाम में भी पूछा गया था, ऋग्वेदिक हाइम्स को लिखने के पीछे अगर फीमेल एंटाइटी भी है तो फिर पोस्ट वैदिक पीरियड में वुमेन को ऋग्वेद या फिर कोई भी वेद पढ़ना अलाउड ही नहीं। जो वर्णा सिस्टम ऋग्वेदिक पीरियड में देखा था, पोस्ट वैदिक पीरियड में आते आते वर्णा सिस्टम बाई बर्थ और साथ ही साथ यहाँ पे रिजिड, और साथ ही साथ क्या हो गया कि जो आपका ब्राह्मण है वो सेक्रीफाइसेस के थ्रू, फिर किंग्स ने भी बहुत सेक्रीफाइस करने लग गए थे, राजसूय यज्ञ, वाजपेय यज्ञ। पोस्ट वैदिक पीरियड में ब्राह्मण्स का जो स्टेटस था, बिकॉज ऑफ द डिफरेंट यज्ञस एंड बिकॉज ऑफ द सेक्रीफाइसेस, वो स्टेटस काफी इंक्रीज हो गया। एज अ रिजल्ट ऑफ विच यहाँ पे क्षत्रिय, जो कि वॉरियर क्लैन थे, और साथ ही साथ जो टैक्स था वो पे कर रहे थे वैश्यस, और जो आपके शूद्र थे वहां पे तो एक अनटचेबिलिटी का एलिमेंट ही आ गया। तो ये वर्णा सिस्टम में क्षत्रिय और वैश्य जो है वो अपने स्टेटस को एनहेंस करना चाहते थे कि टैक्सेस तो हम दे रहे हैं तो फिर हम भी अपना स्टेटस में सेकंड और थर्ड में क्यों रहे। तो ये भी एक एलिमेंट आ गया था। और साथ ही साथ इतना सेक्रीफाइसेस कर पाना लोगों के लिए संभव नहीं था। लोगों के लिए एग्रीकल्चर, क्योंकि पूरा ग्रास रूट हो गया था, तो
एग्रीकल्चर के लिए कैटल्स चाहिए, लेकिन वो तो सेक्रीफाइस हो रहे हैं। तो ये चीज़ इतना समझ में नहीं आ रहा था और बन भी नहीं रहा था। साथ ही साथ यहाँ पे एक और चीज़ जो कि इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि उस समय का सोसाइटी भी हो सकता है कुछ इस तरीके का रहे, क्योंकि हमें 62 से ज़्यादा इस तरीके से अलग अलग थॉट्स, अलग अलग फिलॉसफी, अलग अलग सेक्ट्स कह लीजिए, अलग अलग रिलीजियस एस्पेक्ट कह लीजिए, ये देखने को मिला, जिसमें से आपका फॉर एग्जाम्पल मौर्यन डिनेस्टी के अंदर आपने अशोका के बारे में डेफिनेटली सुना होगा। अशोका के जो दादाजी थे चंद्रगुप्त मौर्य, जैनिज्म। और आप देखिए उस समय राजा जिन्होंने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया, ऐसा नहीं था कि अशोका से ही एम्पायर शुरू, उससे पहले भी पूरा साम्राज्य था। बिंदुसार के समय तो बहुत बड़ा साम्राज्य था। उन्होंने कंप्लीटली अपना राजपाट छोड़ के उन्होंने जैनिज्म अपना लिया था। और उनके जो पिता थे, अशोका के पिता बिंदुसार, उन्होंने आजीविका सेक्ट को अपना लिया था। अशोका बुद्धिज्म को अपना लिया था। तो अगर आपने देखा कि इस तरीके का अगर एक एनवायरमेंट है, इस तरीके का अगर आपका को एग्जिस्टेंस ऑफ रिलीजन जो है वो इंडियन सोसाइटी में, मतलब आज के समय पे मैं इंडियन सोसाइटी बोल रही हूँ, पर ज्योग्राफिकली उस समय का एक्सटेंट जो है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट आप बोल सकते हैं आज के समय के हिसाब से। तो इस तरीके का एक एनवायरमेंट देखने को मिला। अब वापस कमिंग बैक टू योर जैनिज्म, तो यहाँ पे क्या होता है, एक ऐसा रिलीजन जो कि आपका अहिंसा फिलॉसफी पे इस हद तक बिलीव करती है कि आप एग्रीकल्चर भी नहीं कर रहे हो। अहिंसा फिलॉसफी पे इस तरीके से बिलीव करती है कि अहिंसा मतलब पूरी तरीके से अहिंसा पे बिलीव करना, इस हद तक कि आपने देखा होगा जैन मॉन्क्स को एक वाइट कलर का जो है कपड़ा वो टाई करके रखते हैं अपने फेस पे, ताकि कोई इंसेक्ट, कोई लिविंग बीइंग का डेथ ना हो जाए। यहाँ पे बात कर रहे हैं तो कोई ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई लिविंग बीइंग का डेथ ना हो जाए। इसके वजह से रास्ते में से आपने देखा होगा हटा के चलते हैं ताकि कोई कीड़ा मकोड़ा पैर के नीचे आके मर ना जाए। एक और एस्पेक्ट में मैंने पढ़ा था कि कीड़े से जाके पूछो उसको उसकी जिंदगी प्यारी है कि नहीं है, तो हर एक कीड़े मकोड़े को भी अपना जिंदगी जो है वो प्यारी होती है। इसके वजह से जैनिज्म का जो बिलीफ है कि हर लिविंग का एक सोल होता है और अलग अलग लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकता है, पर हर लिविंग में एक सोल होता है, जिसके वजह से जो है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस अहिंसा। अब जैनिज्म एज अ रिलीजन जो है वो गॉड फिलॉसफी पे नहीं मानती है, मतलब क्रिएटर, देयर इज नो क्रिएटर, क्रिएशन एग्जिस्ट, सोल एग्जिस्ट, अहिंसा फॉलोड टू द कोर, नॉन वायलेंस पूरी तरीके से फॉलो करना। अब जैनिज्म में अगर गॉड्स नहीं होते तो कौन होते हैं? जैनिज्म में होते हैं तीर्थंकर्स। 24 तीर्थंकर है। आपने महावीर जैन का नाम सुना होगा, ही वॉज द 24th तीर्थंकर। तो फाउंडर कौन थे? फाउंडर थे ऋषभ देव। ऋषभ देव का नाम मेंशन रहता है ऋग्वेद में भी, मतलब जब ऋग्वेदिक एज चल रहा था तब भी एग्जिस्टेंस आपका रहा होगा, क्योंकि आप मेंशन देखिए ऋग्वेद के अंदर भी मेंशन है। नाउ कमिंग टू द 3 pillars ऑफ जैनिज्म। द 3 pillars ऑफ जैनिज्म आर KFC। जैसे कि ये ट्रिक मैंने आज से 10 साल पहले भी बोला था, इसको सिर्फ याद रखने का ट्रिक है और कुछ नहीं। K as in right knowledge, F as in right faith, and C as in right conduct. Right knowledge यानी कि जो जानकारी है, फॉर एग्जाम्पल आई अगेन कैनॉट स्टॉप एडमायरिंग द फैक्ट ऑफ अनेकांतवाद, कि एक ही समय पे आप भी सही हो सकते हो, मैं भी सही हो सकती हूँ, और कोई एक ट्रुथ बाकी चीजों को कंसिडर किए बिना कंप्लीट ट्रूथ नहीं हो सकती है। राइट फेथ यानी कि इन दिस केस the faith in the teachings of Jainism,
एंड राइट कॉन्डक्ट इज आपका आचरण, आपका व्यवहार। आपका व्यवहार ही आपका परिचय है, या आपने बस में भी काफी जगह लिखे हुए देखा होगा, तो आपका व्यवहार और आपका आचरण ही आपका कंडक्ट है। सो दीज आर द 3 gems, 3 jewels of जैनिज्म। नाउ कमिंग टू द पिलर्स ऑफ जैनिज्म, ऑलरेडी हमने देखा कि सबसे टॉप प्रायोरिटी तो है अहिंसा। अहिंसा के साथ साथ सत्य, हमेशा सत्य ही बोलना है। अस्तया यानी कि चोरी नहीं करनी है। अपरिग्रह, अपरिग्रह is a philosophy of non-attachment. Aparigraha is a philosophy of non-attachment, and along with that, aparigraha is a philosophy of non-attachment, and aparigraha is also do not possess. So non-attachment से क्या हो जाता है, ये समाज के materialistic चीजों के अंदर जो attachment में ही जो फंसे रह जाते हैं ना, वो अटैचमेंट को आपका नहीं करना, उस अटैचमेंट में ही उलझे नहीं रह जाना। इनफैक्ट why only the materialistic thoughts, why not the thoughts itself? जैसे कि मेरा ही सही है वाला भी तो एक अटैचमेंट ही है, मेरे सिर्फ अपने विचारों पे। तुम्हारा भी सही हो सकता है और मेरा भी सही हो सकता है एट द सेम टाइम, not getting attached to your opinions as well. अपरिग्रह, non-attachment। और फिर moral values को तो हमेशा आगे रखा ही है, do not do any immoral acts, that is there in Jainism as well. Now coming to the concept of कर्मा, कर्मा फिलोसॉफी पे बिलीव है, सोल फिलोसॉफी पे बिलीव है, रीइंकार्नेशन फिलोसॉफी पे बिलीव है। कर्मा फिलोसॉफी इन सिंपल ऋग्वेदिक पीरियड में भी जो था कि व्हाट एक्शंस यू डू इज व्हाट एक्शंस you get in return, जैसा करनी वैसा भरनी। And even that was to the extent that based on your work you will be reincarnated, so that ideology was also there. Now coming to the divisions in Jainism, Jainism में 2 सेक्ट होते हैं, दिगंबर एंड श्वेतांबर। आपने देखा होगा कि कुछ मॉन्क्स कुछ भी पॉजेस नहीं करते, कपड़े भी पॉजेस नहीं करते हैं। तो जहां पे आपका कुछ भी पोजेशन नहीं है, नॉट इवन क्लोथ्स, वो फॉलो करते हैं दिगंबर, वो दिगंबर सेक्ट के हैं। और अब हम बात करते हैं कि ये सेक्ट डिवीजन आपका कब हुआ। जो गैंगेटिक प्लेन्स थे ना, गैंगेटिक रीजन में, मतलब आज के समय में जहां से गंगा बह रही है, यूपी के पास, बिहार के पास, यहाँ पे काफी पूरा एक फेमाइन आ गया था। तो उस फेमाइन के वजह से जो भद्रबाहु थे, और चंद्रगुप्त मौर्य ने भी उन्हीं को ज्वाइन किया था। अगेन चंद्रगुप्त मौर्य अशोक के दादाजी, तो उन्होंने भी उनको ज्वाइन किया था। आप सोचिए, एक राजा ने अपना राजपाट छोड़ के, सब कुछ छोड़ के जो है वो जो भद्रबाहु के साथ और बाकी लोगों के साथ, बाकी मॉन्क्स के साथ ही, एवरीबडी भद्रबाहु बेसिकली along with चंद्रगुप्त मौर्य who joined him, सब चले गए कहाँ पे, श्रवण बेलगोला कर्नाटका। और श्रवण बेलगोला कर्नाटका में जब वो लोग थे, तब उस समय नॉर्थ इंडिया में जो है आपका श्वेतांबर सेक्ट में थोड़ा सा चेंज होके यहाँ पे श्वेतांबर, और फिर साउथ इंडिया से जब कर्नाटका श्रवण बेलगोला से जब लोग वापस आए, तो क्या हो गया, दिगंबर और श्वेतांबर 2 अलग अलग सेक्ट हो गए। तो इस तरीके से हमने आज के इस क्लास में, आज के इस वीडियो में जैनिज्म को देखा। प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू।